उस सुबह तड़के मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 आसमान से ऐसे गायब हो गई मानो किसी ने बीच वाक्य में ही उसे मिटा दिया हो। कोई संकटकालीन संदेश नहीं आया, कोई विस्फोट नहीं हुआ और न ही कोई मलबा मिला। फिर भी घंटों बाद भी MH370 एक शांत संकेत दे रही थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नहीं, बल्कि एक इनमारसैट उपग्रह प्रणाली से, जिसे समय बताने के लिए बनाया गया था, न कि विमानों को ट्रैक करने के लिए। जांचकर्ताओं का मानना था कि इस संकेत से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन इसके बजाय मामला और उलझ गया, क्योंकि डेटा में कोई स्थान नहीं दिख रहा था और कई सालों की खोज में भी कुछ नहीं मिला। तो क्या हुआ अगर जिस सिग्नल पर सभी को भरोसा था, उसने उसके हमेशा के लिए गायब होने की पूरी कहानी कभी बताई ही न हो? 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने आधी रात के बाद उड़ान भरी और यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि फ्लाइट ने एक सामान्य विमान की तरह व्यवहार करना बंद नहीं कर दिया। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद जेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से बंद हो गया, ट्रांसपॉन्डर सिग्नल गायब हो गया, रेडियो संपर्क टूट गया और विमान नियंत्रकों को दिखाई देने वाला परिचित निशान गायब हो गया, जिससे जवाबों की जगह केवल सवाल रह गए। लेकिन विमान पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, क्योंकि रडार संपर्क समाप्त होने के काफी समय बाद भी सैटेलाइट नेटवर्क को लगातार कुछ संकेत मिलते रहे। फिर पहेली का एक और टुकड़ा सामने आया। सैन्य रडार डेटा से पता चला कि विमान वापस मुड़ा, मलय प्रायद्वीप को पार किया और मला जलडमरू मध्य के ऊपर से गुजरा, जो उसके नियोजित मार्ग से मेल नहीं खाता था और अचानक हुई दुर्घटना की संभावना से भी मेल नहीं खाता था। शुरुआत में कई लोगों ने मान लिया कि मामला समुद्र में ही समाप्त हो गया। खोज दल ने बड़े बड़े क्षेत्रों की छानबीन की, सरकारों ने समन्वय किया और परिवार महीनों से वर्षों तक इंतजार करते रहे। इस प्रयास में भारी धनराशि खर्च हुई और अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया। फिर भी परिणाम वही रहे। मुख्य मलबे की कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं मिला और मामले का कोई आधिकारिक अंत नहीं हुआ। यहीं से स्वतंत्र जांचकर्ताओं की भूमिका शुरू होती है। वे निराधार मिथकों का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि अनसुलझे रहस्यों की खोज कर रहे हैं। वे बार बार एक ही अनसुलझे सवाल पर लौटते हैं, क्योंकि यह हर घटनाक्रम के हर नक्शे के केंद्र में मौजूद है। आंकड़े आपस में मेल क्यों नहीं खाते? और जिन संकेतों को सबने अनदेखा करना सीख लिया, उनमें हमसे क्या चूक हुई? MH370 रहस्य का पहला सुराग इस बारे में नहीं है कि विमान कहां गया, बल्कि उस क्षण के बारे में है जब उसने गायब होने का फैसला किया। अंतिम रेडियो विदाई के कुछ ही सेकंड बाद विमान ने अपने ट्रांसपॉन्डर पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और नागरिक ट्रैकिंग स्क्रीन से ADS-B सिग्नल गायब हो गया। कप्तान की आवाज में खतरे, भ्रम या तनाव का कोई संकेत नहीं था और कोई आपातकालीन कोड भी प्रसारित नहीं किया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों ने एक शांत, नियमित हैंडोनफ सुना। ऐसा हैंडोनफ जो हर दिन अनगिनत बार बिना किसी घटना के होता है। फिर धीरे धीरे MH370 उन प्रणालियों से खुद को अलग करता चला गया जो उसे दृश्यमान बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं। यह विवरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक वाणिज्यिक विमान चुपचाप विफल होने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं। इनमें कई सुरक्षा उपाय, चेतावनियां और अलर्ट होते हैं, जो कुछ गड़बड़ होने पर सक्रिय हो जाते हैं। बिना अलार्म बजे कई ट्रैकिंग प्रणालियों का अचानक काम करना खराबी की बजाय जानबूझकर की गई कार्रवाई की ओर इशारा करता है। जब इस घटनाक्रम का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, तो यह निष्कर्ष और भी पुख्ता हो जाता है।
सिस्टम एक के बाद एक सुचारू रूप से बंद हो गए, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह जानबूझकर किया गया था, न कि किसी अफरा तफरी में। वाणिज्यिक पायलट उड़ान के दौरान ट्रैकिंग उपकरणों को यूं ही बंद नहीं करते। ये सिस्टम टक्करों को रोकने और भीड़-भाड़ वाले हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए होते हैं, और इन्हें बंद करने से तत्काल खतरा पैदा हो जाता है। ऐसा करने से न केवल वह विमान खतरे में पड़ जाता है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले हर दूसरे विमान को भी खतरा होता है। सिस्टम के बंद होने का समय रहस्य को और भी गहरा कर देता है। यह घटना दो हवाई यातायात नियंत्रण क्षेत्रों के बीच एक हस्तांतरण बिंदु पर घटी। उस क्षण जिम्मेदारी विभिन्न देशों के बीच स्थानांतरित हो जाती है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी समन्वित प्रतिक्रिया में देरी कर सकती है। ठीक उसी समय गायब हो जाने से खतरे की घंटी बजने और सवाल उठने से पहले समय मिल जाता है। वर्षों तक इस एक घटना ने दुनिया की इस मामले को समझने की शैली को आकार दिया। यदि कॉकपिट के अंदर से सिस्टम बंद किए गए थे, तो कई लोगों ने मान लिया कि जवाब स्पष्ट था। पायलट ने ही ऐसा किया होगा और कहानी यहीं समाप्त हो गई। समय के साथ यह धारणा और भी पुख्ता हो गई, जबकि अन्य तथ्य मेल नहीं खा रहे थे। अक्सर जिस बात पर ध्यान नहीं जाता वह यह है कि अंतिम क्षणों में स्थिति कितनी नियंत्रित प्रतीत हो रही थी। वास्तविक आपातकाल आमतौर पर अत्यावश्यकता, शोर या अफरा तफरी भरे संचार के माध्यम से प्रकट होता है। MH370 में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो घबराहट के बजाय योजनाबद्ध तरीके की ओर इशारा करता है। जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि दोनों प्रणालियों को निष्क्रिय करने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है, न कि सहज ज्ञान की। इसके लिए विमान संचालन से परिचित होना और विमान के अंदर से पहुंच होना आवश्यक है। इससे उस चरण में बाहरी हस्तक्षेप समाप्त हो गया और ध्यान आंतरिक पहलुओं पर केंद्रित हो गया। हालांकि बहुत जल्दी ध्यान केंद्रित करने से आगे क्या होगा यह छिप सकता है, लेकिन सन्नाटा MH370 की कहानी का अंत नहीं था। विमान के सेकेंडरी रडार से गायब होने के ठीक 2 मिनट बाद एक अलग सिस्टम चुपचाप फिर से सक्रिय हो गया। यह वापसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और आसपास के विमानों को दिखाई नहीं दी। इसने न कोई आवाज छोड़ी, न कोई स्थिति बताई और न ही कोई दिशा। इसके बजाय इसने एक उपग्रह को एक साधारण टाइमिंग सिग्नल भेजा। शुरुआत में यह विवरण महत्वहीन लगा, क्योंकि सारा ध्यान उस चीज पर केंद्रित था जो गायब हो गई थी। बाद में यह पूरी जांच में सबसे अधिक चर्चित सबूत बन गया। संकेत से पता चलता है कि विमान ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन वह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। इस विरोधाभास ने जांचकर्ताओं को एक और कठिन प्रश्न पूछने पर मजबूर कर दिया। यदि MH370 ने जानबूझकर चुप्पी साधी थी, तो फिर किसी भी तरह का संकेत क्यों आने दिया गया? इसका उत्तर केवल कॉकपिट के स्विचों में नहीं मिल सकता। यह समझने में निहित है कि कौन से सिस्टम बंद किए गए थे और कौन से चालू रखे गए थे। यह अंतर कहानी को एक साधारण घटना से एक जटिल घटनाक्रम में बदल देता है, और यह जांच को गायब हुई चीजों से हटाकर चुपचाप मौजूद चीजों की ओर ले जाता है। यह समझने के लिए कि क्या चीज दोबारा चालू हुई, खोज को उस संकेत का पीछा करना होगा जो चुप नहीं रहा। तभी रहस्य सुलझ पाएगा। दूसरा सुराग शटडाउन से भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि यह बताता है कि MH370 सिर्फ चुप नहीं हुआ, बल्कि उसने एक छिपी हुई आवाज को फिर से शुरू कर दिया। विमान के सामान्य ट्रैकिंग से गायब होने के बाद सैटेलाइट डेटा यूनिट फिर से ऑनलाइन हो गई और इनमारात सैटेलाइट को संक्षिप्त संदेश भेजने लगी। ज्यादातर लोगों को
यह एक छोटी सी तकनीकी बात लग सकती है, लेकिन बोइंग 777 के अंदर यह बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह उपकरण रोजमर्रा की उड़ान का हिस्सा नहीं है। पायलट इसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए नहीं करते। वे इसका इस्तेमाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने के लिए भी नहीं करते। और कई क्रू मेंबर तो अपना पूरा करियर बिना इसे छुए ही बिता सकते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रीब्यूट कोई ऐसी चीज नहीं है जो जेब में रखे फोन की तरह अपने आप बैकग्राउंड में रीसेट हो जाती है। इस मामले में लॉग डेटा पावर साइकिल की ओर इशारा करता है, जिसका मतलब है कि यूनिट की पावर चली गई और फिर वह दोबारा चालू हो गई। जांचकर्ताओं के लिए यह साधारण तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने या तो सिस्टम की बिजली काट दी थी या कोई ऐसा रीसेट ट्रिगर किया था जिसके बारे में अधिकांश लोगों को पता भी नहीं होता। यह भूल या सहज प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि उस रात MH370 के बारे में कुछ भी जल्दबाजी में की गई आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसा नहीं लग रहा था। यदि चालक दल धुएं, आग या अचानक खराबी से जूझ रहा होता तो कॉकपिट की आवाज अलग होती और विमान का व्यवहार भी अलग होता। इसके विपरीत विमान एक व्यवस्थित क्रम में अंधेरा हो गया और फिर यह अलग सिस्टम ऐसे सक्रिय हो गया जैसे इसे कोई आदेश दिया गया हो। आम दर्शक के लिए यहां मुख्य बिंदु यह है, इनसैट हैंडशेक GPS पिंग नहीं होते। ये समय की जांच होते हैं जो पुष्टि करते हैं कि सैटेलाइट टर्मिनल चालू है। इसीलिए जांचकर्ता इनका उपयोग दूरी के छाप का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इनसे मानचित्र पर कोई साधारण बिंदु नहीं मिलता। यही कारण है कि यह रीब्यूट इतना परेशान करने वाला है। इससे स्पष्टता नहीं मिली। इसने एक ऐसा निशान बनाया जो सटीक दिखता है, लेकिन कभी भी अंतिम स्थिति नहीं बताता। अब इसमें मानवीय कारक को भी जोड़िए। अनुभवी 777 पायलटों ने कहा है कि SDU को रीब्यूट करना कॉकपिट में होने वाली सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह रखरखाव संबंधी जानकारी से अधिक संबंधित है, जो एवियोनिक्स बे में मौजूद सिस्टम और फर्श के नीचे स्थित कंप्यूटरों के नेटवर्क से जुड़ी होती है। 2014 में अधिकांश यात्रियों का मानना था कि विमान आधुनिक स्मार्टफोन की तरह सुरक्षित हैं, लेकिन कई सिस्टम साइबर खतरों को गंभीरता से लेने से पहले बनाए गए थे और सुरक्षा हमेशा डिजाइन का प्राथमिक लक्ष्य नहीं थी। इसलिए यदि MH370 का SDU रीब्यूट हुआ तो यह किसी चरम कार्रवाई या विमान के अंदर कहीं और से पहुंच या दोनों का संकेत देता है। यह संभावना कहानी को केवल एक स्विच पलटने से कहीं आगे ले जाती है। इससे यह विचार सामने आता है कि किसी ने विमान को आम लोगों की सोच से कहीं अधिक गहराई से समझा था। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जटिल कार्य बाहरी लोगों को सरल लग सकते हैं। एक जादूगर दर्शकों की धारणा का अनुमान लगाकर जीत हासिल करता है। यदि जांचकर्ता यह मान लें कि SDU गलती से चालू रह गया था, तो रीब्यूट इस धारणा को चुनौती देता है। यह इसके विपरीत संकेत देता है कि इसके पीछे जो व्यक्ति था वह जानता था कि किसे चुप रखना है और किसे अनुमति देनी है। भले ही रीब्यूट स्वचालित हो, समय बहुत ही सटीक है। यह विमान के गायब होने के बाद शुरू होता है, मानो किसी ने हमारे पीछे शुद्ध डेटा से बने निशान छोड़ दिए हों। और यहीं से एक ऐसा मोड़ आता है जो सुलझने का नाम नहीं लेता। अगर SDU का मकसद कभी भी मार्ग का खुलासा करना नहीं था, तो उसे बोलने की अनुमति क्यों दी गई, और उस समय क्यों? इसका जवाब पाने के लिए जांच को कॉकपिट की कहानी से हटकर विमान की छिपी हुई संरचना की गहराई में जाना होगा। अगले अध्याय में हाथ मिलाने की आवाजें अब सिर्फ पृष्ठभूमि की आवाज नहीं रह जाती, बल्कि वह नक्शा बन जाती हैं जिस पर हर कोई बहस करता है।
इमारात का रिकॉर्ड ही वह कारण है जिससे MH370 वास्तव में कभी गायब नहीं हुआ, क्योंकि विमान ने एक ऐसा निशान छोड़ा है जो धुएं जैसा नहीं बल्कि गणित जैसा दिखता है। सैटेलाइट डेटा यूनिट के सक्रिय होते ही यह नियमित अंतराल पर, आमतौर पर लगभग हर घंटे, एक इनमैराट सैटेलाइट को संक्षिप्त सिग्नल भेजने लगी। इन सिग्नलों का उद्देश्य दुनिया को विमान की स्थिति बताना नहीं था। फिर भी इनसे यह साबित हो गया कि रडार से ओझल होने के काफी समय बाद भी विमान चालू था और उड़ान भर रहा था। प्रत्येक सिग्नल में समय की जानकारी होती है और उस समय के आधार पर जांचकर्ता अनुमान लगा सकते हैं कि विमान सैटेलाइट से कितनी दूर था। इससे मानचित्र पर पिन लगाने के बजाय दूरी के घेरे बनते हैं। इसलिए हर नए संपर्क से संभावित स्थानों का दायरा और भी बढ़ जाता है। समय के साथ ये घेरे एक गलियारे का रूप ले लेते हैं जो दो विपरीत दिशाओं में जा सकता है। एक मार्ग दक्षिण की ओर हिंद महासागर में जाता है, जहां हजारों मील तक खुला पानी फैला है और जहां दुर्घटना के अवशेष समुद्र तल में छिप सकते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर की ओर एशिया के दूरस्थ हवाई क्षेत्र से होते हुए मध्य एशिया की ओर जाता है, जहां भूमि, पहाड़ और भू राजनीति समस्या को पूरी तरह से बदल देते हैं। यहीं से मामला दो संख्याओं BTO एंड BFO पर केंद्रित हो जाता है। BTO का मतलब बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट है और यह मूल रूप से दूरी मापने का एक तरीका है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सिग्नल को यात्रा करने में कितना समय लगा। जांचकर्ता इसे अधिक विश्वसनीय मानते हैं क्योंकि पूरे सिस्टम को बदले बिना टाइमिंग में हेरफेर करना मुश्किल है। BFO का मतलब बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट है और यह सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में होने वाले बदलाव से संबंधित है, जिससे दिशा और गति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में BTO वृत्त का आकार बताता है, जबकि BFO यह बताने की कोशिश करता है कि विमान उस वृत्त पर किस दिशा में गति कर रहा था। लेकिन BFO एक नाजुक पहलू भी है, क्योंकि आवृत्ति विमान की गति, सिस्टम सेटिंग्स और किसी भी ऐसे हेरफेर से प्रभावित हो सकती है जो यूनिट की धारणा को बदल देता है। यह नाजुकता कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। यह इस बात की याद दिलाता है कि एक ही डेटा को दो तरह से पढ़ा जा सकता है। यदि आप यह मान लें कि विमान अपने मूल मार्ग पर था, तो संख्याएं अजीब लगेंगी। यदि आप यह मान लें कि विमान का प्रबंधन कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा था जो इसके सिस्टम को समझता था, तो संख्याएं सुरागों की तरह लगेंगी। यही कारण है कि कई लोग दक्षिणी मार्ग पर ही टिके हुए हैं। यह सबसे साफ सुथरा रास्ता लगता है, क्योंकि इसका अंत पानी में होता है और पानी सबूतों को मिटा देता है। खोज योजनाकारों ने व्यापक क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए चापों का उपयोग किया, फिर गति, ईंधन और बहाव के मॉडल का उपयोग करके उन्हें संकुचित किया। दुनिया ने जहाजों और रोबोटों को समुद्र तल की छानबीन करते देखा, क्योंकि नक्शा वैज्ञानिक प्रतीत होता था और निष्कर्ष निकट प्रतीत होता था। फिर भी साल दर साल खोजें खाली हाथ लौटती रहीं और यह खालीपन खुद बोलने लगा। बोइंग 777 जैसे विशाल विमान को सिर्फ चुप्पी से कहीं अधिक कुछ छोड़ना चाहिए, खासकर अरबों डॉलर के प्रयास के बाद। कुछ विश्लेषक बताते हैं कि चाप तार्किक रूप से सम्मित हैं और समरूपता खतरनाक है, क्योंकि यह मन को सबूतों से पहले ही अपना पसंदीदा निष्कर्ष चुनने देती है। इसलिए सवाल यह नहीं रहा कि चाप किस ओर इशारा कर रहा है, बल्कि यह हो गया कि क्या चाप हमें किसी और ओर इशारा कर रहा था। यही मारसैट की कहानी में एक पेचीदगी है जो हम सभी पर हावी हो जाती है। क्या होगा अगर दक्षिणी व्याख्या इसलिए लोकप्रिय हो गई क्योंकि वह सुरक्षित थी? और क्या होगा अगर उत्तरी व्याख्या इसलिए चुप रही क्योंकि वह असहज?
हाथ मिलाने से मंजिल का पता नहीं चलता, लेकिन इससे सहन शक्ति का पता जरूर चलता है। और धीरज का मतलब है इरादा। दो समानांतर रास्तों में से किसी एक को चुनने के लिए कहानी को केवल कथानक ही नहीं, बल्कि मान्यताओं की भी परीक्षा लेनी होगी। अगले अध्याय में खोज ही सबूत बन जाती है, क्योंकि जो नहीं मिला वह भी उतना ही खुलासा करने वाला हो सकता है जितना कि मिला। दक्षिणी मार्ग के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क सीधा साधा था। अगर MH370 का ईंधन खत्म हो जाता तो समुद्र अपना रहस्य छिपाए रखता। सरकारों ने इसी तर्क पर इतने बड़े पैमाने पर काम किया, जो लगभग अवास्तविक लगता था, क्योंकि यह कोई निजी खोज नहीं थी, बल्कि जन दबाव के साथ एक वैश्विक प्रतिक्रिया थी। खोज टीमों ने दक्षिणी हिंद महासागर में विशाल क्षेत्रों का मानचित्रण किया और फिर उन उपकरणों की मदद से मीलों तक समुद्र तल की स्कैनिंग शुरू की, जो मानव आंखों से परे की चीजों को देख सकते थे। उन्होंने गहरे पानी के सोनार, साइड स्कैन इमेजिंग और स्वायत्त जलमग्न वाहनों का उपयोग किया, जो तल के ठीक ऊपर एक नियोजित ग्रिड में उड़ान भर सकते थे और हर उभार और छाया को रिकॉर्ड कर सकते थे। कागज पर यह एक आदर्श योजना प्रतीत होती थी, क्योंकि इनमें से कई क्षेत्रों में समुद्र तल अपेक्षाकृत सपाट और खुला है, न कि जहाजों के मलबे या शोरगुल वाले भूभाग से भरा हुआ है। अगर कोई बड़ा विमान पानी में गिरकर डूब जाता तो उसके मुख्य हिस्से सालों बाद भी साफ दिखाई देने चाहिए थे। बोइंग 777 कोई छोटी वस्तु नहीं है, और इसके इंजन, लैंडिंग गियर और घनी संरचनाएं गायब नहीं हो सकती। इसीलिए खोज परिणामों की चुप्पी अपने आप में एक तरह का सबूत बन गई। साल दर साल बचाव दल एक ही नतीजा बताते रहे। स्कैन साफ थे, न धड़ मिला, न इंजन, न ही फ्लाइट रिकॉर्डर। दुनिया को बस खोजे गए वर्ग मील और पूरे किए गए मिशनों के आंकड़े ही सुनने को मिलते रहे। फिर भी मूल तथ्य अपरिवर्तित रहा। परिवार आधुनिक तकनीक के चमत्कार को गहरे समुद्र में खोज करते हुए देखते रहे, जबकि समुद्र ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार खोज अभियान हजारों वर्ग मील में फैला हुआ था और जहाजों, दल, विश्लेषण और समय को मिलाकर लागत अरबों में पहुंच गई। यह निवेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह अपेक्षा बनती है कि क्या पता लगाया जा सकता है। यहीं पर एक असहज प्रश्न उठता है, क्योंकि विमान आमतौर पर समुद्र तल पर बिना कोई स्पष्ट निशान छोड़े गायब नहीं होते। जब मलबा बिखर जाता है, तब भी सोनार मलबे के क्षेत्रों का पता लगा सकता है, और जांचकर्ता अक्सर ऐसे सुराग ढूंढ लेते हैं जो मूल भाग तक ले जाते हैं। एयर फ्रांस की उड़ान 447 को लंबी खोज के बाद अटलांटिक महासागर में खोजा गया था, और एक बार जब वह स्थान मिल गया तो टुकड़ों ने एक कहानी बयां की और रिकॉर्डरों ने बाकी जानकारी पूरी कर दी। MH370 में ऐसा कोई क्षण नहीं मिला। यही कारण है कि दक्षिणी निष्कर्ष निश्चितता से अधिक एक आदत जैसा लगने लगा। कुछ लोग तर्क देते हैं कि खोज क्षेत्र अभी भी बहुत बड़ा था, या विमान किसी खाई, खड़ी ढलान या किसी ऊबड़ खाबड़ इलाके में हो सकता है जो लक्ष्यों को छिपाता है। ये वास्तविक संभावनाएं हैं, लेकिन इनसे यह भी पता चलता है कि सिद्धांत कितना उस चीज को न देख पाने पर निर्भर करता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब कुछ न मिलने पर खोज रुक जाती है, इसलिए नहीं कि इससे कोई नया सिद्धांत सिद्ध होता है, बल्कि इसलिए कि यह पुराने सिद्धांत को कमजोर कर देता है। यदि आप उस जगह की छानबीन करते हैं जहां उत्तर होना चाहिए और उत्तर वहां नहीं मिलता, तो आपको यह मानना होगा कि आप गलत जगह खोज रहे हैं। असफल खोज में छिपा यही एक अनसुलझा रहस्य है। मामले का सबसे मजबूत नक्शा एक ऐसे गंतव्य की ओर इशारा कर रहा था
जो सामने आने से इनकार कर रहा था, और हर असफल खोज ने इस इनकार को और भी स्पष्ट कर दिया। इसलिए सवाल फिर से इस बात से हटकर कि विमान कितनी गहराई में डूबा, इस ओर मुड़ जाता है कि क्या वह वास्तव में वहां डूबा भी था। यदि MH370 उन क्षेत्रों में समुद्र तल पर नहीं है जिन पर हमें भरोसा था, तो या तो डेटा को गलत समझा गया, अंतिम उड़ान पथ अलग था, या विमान कहीं ऐसी जगह पर जाकर रुका जहां किसी ने पूरी तरह से खोजबीन नहीं की है। यह संभावना रहस्य को सुलझाती नहीं है, लेकिन खोज की दिशा बदल देती है और दूसरे संभावित मार्ग का द्वार खोल देती है, जो उत्तर की ओर इशारा करता है। उत्तरी मार्ग असंभव लगता है जब तक आप एक सरल प्रश्न नहीं पूछते। क्या होगा यदि MH370 को अदृश्य होने की नहीं, बल्कि केवल किसी की नजर में न आने की आवश्यकता थी? नाइट किसी भी विमान का सहयोगी है जो गुप्त स्थानों से निकल जाना चाहता है, क्योंकि कई देश आधी रात के बाद अपने सबसे महंगे रडार सिस्टम को पूरी क्षमता से नहीं चलाते हैं। प्राथमिक रडार को चलाने में पैसा लगता है। इसके लिए बिजली और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और जिन क्षेत्रों में लगातार खतरा नहीं रहता, वहां कुछ रडार स्टेशन घंटों तक निष्क्रिय रह सकते हैं। इसीलिए यह आश्चर्यजनक था कि मलेशिया में प्राथमिक रडार कवरेज मौजूद था, क्योंकि यह कोई स्थायी अलर्ट वाला देश नहीं है। अगर MH370 मलाका जलडमरू मध्य से वापस मुड़ जाता, तो वह किसी एक अंधे बिंदु के बजाय कई कमजोर बिंदुओं को निशाना बना सकता था। यह अंडमान द्वीप समूह के पास से गुजरता, जो भारत का क्षेत्र है, जहां अधिकारियों ने शुरू में कहा था कि एक रडार प्रणाली मौजूद है, लेकिन वह चालू नहीं थी। फिर विमान कोलकाता की ओर बढ़ेगा, जो एक प्रमुख हवाई अड्डा क्षेत्र है और जहां हवाई रक्षा इकाइयां मौजूद हैं। आलोचकों का कहना है कि विमान को यहीं देखा जाना चाहिए था, लेकिन देखना स्वचालित नहीं होता, क्योंकि पता लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि सही रडार सक्रिय है या नहीं, कोई बारीकी से निगरानी कर रहा है या नहीं, और क्या संपर्क इतना गंभीर है कि कार्रवाई शुरू की जा सके। यदि विमान फिर हिमालय की ओर उत्तर की ओर बढ़ता है, तो भौगोलिक स्थिति ही बचाव का काम करती है। पहाड़ रडार की छाया बनाते हैं, इसलिए भारत पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर स्थित कम ऊंचाई वाले लक्ष्य को खो सकता है, और पश्चिमी चीन विशाल, ऊंचा और लगातार निगरानी करने में मुश्किल क्षेत्र है। उस क्षेत्र को अक्सर विमान के लिहाज से एक रेगिस्तान के रूप में वर्णित किया जाता है, जो वैश्विक यातायात मानचित्रों में एक स्पष्ट खालीपन है। और इसका कारण कोई रहस्य नहीं, बल्कि भौतिकी है। यदि किसी जेट विमान के केबिन में दबाव कम हो जाता है, तो मानक प्रक्रिया के अनुसार विमान को लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई तक उतारा जाता है, ताकि यात्री सांस ले सकें। लेकिन उस क्षेत्र का अधिकांश भाग इस सीमा से अधिक ऊंचा है। एयरलाइनें इन मार्गों से बचने का प्रयास करती हैं, क्योंकि आपातकालीन विकल्प सीमित हैं, और ऊंचे पठारी क्षेत्रों से गुजरने वाले कुछ मार्गों के लिए विशेष प्रशिक्षण और अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए रात में उस क्षेत्र से गुजरने वाला कोई बड़ा विमान यातायात में घुल मिल नहीं जाएगा। वह खालीपन में यात्रा कर रहा होगा। और अगर आपका लक्ष्य सवालों से बचना है, तो खालीपन भीड़ भाड़ से ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। यहां तक कि सैन्य अड्डे भी हमेशा पूरी तरह से तैयार नहीं रहते, खासकर दूरस्थ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां दल बदलते रहते हैं और उपकरण 24 घंटे चालू नहीं रहते। अगर किसी रडार ऑपरेटर को कोई अज्ञात सिग्नल मिलता है, तो हो सकता है कि कोई लड़ाकू विमान तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार न हो। और सुरक्षा में कमी को स्वीकार करना ऐसी बात नहीं है
जिसे सरकारें सार्वजनिक करना परवाना पसंद करती हैं। हवाई रक्षा नेटवर्क जानबूझकर संवेदनशील बनाए जाते हैं क्योंकि गोपनीयता ही निवारक का एक हिस्सा है। यही कारण है कि उत्तर की ओर जाने का विकल्प काल्पनिक नहीं है। यह मानवीय आदतों, बजट और चुप्पी का एक नक्शा है। पता लगने से बचने के लिए विज्ञान कथा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि सिस्टम कब निष्क्रिय है और प्रक्रियाएं कब धीमी गति से चल रही हैं, जो हमें एक बड़े मोड़ की ओर ले जाता है। बोइंग 777 में एक ऐसी जगह है जिसे कॉकपिट द्वारा उस तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता जैसा कि अधिकांश दर्शक कल्पना करते हैं। केबिन के फर्श के नीचे एवियोनिक्स बे स्थित है, जो एक छोटे दरवाजे की तरह खुला हुआ है। यह कंप्यूटरों और तारों से भरा एक ऐसा स्थान है जहां रखरखाव का काम होता है और जहां उड़ान के दौरान कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए छिप सकता है। यदि किसी को वहां पहुंच मिल जाती तो वे सिस्टम को इस तरह से प्रभावित कर सकते थे जो किसी पायलट द्वारा स्विच पलटने जैसा न लगे। और यदि यह सच है तो उत्तर की ओर का मार्ग केवल भूगोल से संबंधित नहीं है। यह पहुंच और उन क्षणों में मार्ग की योजना बनाने से संबंधित है जब कोई देख नहीं रहा होता। MH370 की कहानी का अंत नहीं होता, क्योंकि हर सरल उत्तर कुछ न कुछ रहस्य छोड़ जाता है। कॉकपिट सिद्धांत सिस्टम शटडाउन और लंबी उड़ान जैसे महत्वपूर्ण क्षणों की व्याख्या करता है। फिर भी यह हमें यह मानने के लिए भी कहता है कि किसी एक व्यक्ति ने असाधारण जटिलता की योजना बनाई और फिर ऐसे सुराग छोड़े जो सीधे उसी की ओर इशारा करते हैं। यह विरोधाभास महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली धोखा अक्सर स्पष्ट दिखने वाली चीजों के पीछे छिपा होता है। जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होता जाता है, एक और संभावना आकार लेने लगती है। एक ऐसी संभावना जो अधिक निर्मम और सोची समझी लगती है, जहां सिस्टम का दुरुपयोग किया गया था, न कि उन्हें तोड़ा गया था, और चुप्पी योजना का हिस्सा थी। उस घटनाक्रम के अनुसार लक्ष्य अराजकता नहीं बल्कि नियंत्रण था। कोई नाटकीय अंत नहीं, बल्कि इतनी खामोशी से गायब होना कि कोई सबूत न मिल सके। अब अनुत्तरित प्रश्न केवल इस बारे में नहीं है कि विमान कहां गिरा, बल्कि इस बारे में भी है कि सबूत लगातार समाधान से दूर क्यों होते जा रहे हैं। एक दशक बाद भी उपग्रह अभी भी जानकारी दे रहे हैं, रडार की खामियां अभी भी मायने रखती हैं, और महासागर अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। MH370 शायद प्रौद्योगिकी की विफलता नहीं है, बल्कि यह एक सबक है कि जब जानकारी अधूरी होती है तो निश्चितता कितनी नाजुक हो जाती है। तो रहस्य अनसुलझा ही रहता है, इसलिए नहीं कि हमारे पास डेटा की कमी है, बल्कि इसलिए कि कहानी हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ी हो सकती है। यदि धोखा तभी सबसे कारगर होता है जब वह स्पष्ट लगे, तो एक सवाल बना रहता है, क्या होगा अगर MH370 को कभी खोजा ही न जाना था? अरे यार,